तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारा एक नया टॉपिक हिंदी का, जिसमें एक पार्ट तो इसका अपलोड कर दिया गया है। मतलब कि हमारा टॉपिक है निबंध लेखन, जो हमारी हिंदी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। काफ़ी सारे नंबर इस पर निर्भर करते हैं। यदि आप एक बेहतर ऐसे या बेहतर निबंध नहीं लिखते हैं तो आप बेहतर नंबर भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कई बार हम ये सोचते हैं कि परीक्षा में हम सीधा ही निबंध लेखन सीख लेंगे, या फिर जो हमने सीखा हुआ है उससे ही हम एक बेहतर ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे। तो कई बार क्या होता है, हमारी जो प्रिपरेशन होती है यदि हम ठीक से नहीं करेंगे तो हम ऐसे को लिखने के योग्य भी नहीं बन पाते। तो कई बार क्या है, हमें बहुत सारे ऐसे की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसी क्रम में हम बहुत सारे पार्ट बनाएंगे। हर पार्ट में हम 3 ऐसे को डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। इसी के क्रम में दूसरा पार्ट है, इसके अंदर हम 3 ऐसे पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहला है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, दूसरा जीवन और साहित्य, और तीसरा बाल श्रम की समस्या। तो पहला ऐसे देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। तो इसकी शुरुआत करते हैं। इसके दौरान हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। वो चीज़ें कौन कौन सी है? पहली आती है मनुष्य की तीव्र विकास यात्रा के कारण उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। क्या? मनुष्य की तीव्र विकास यात्रा के कारण उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, ग्लोबल वार्मिंग अथवा वैश्विक तापन, पर्यावरण प्रदूषण से जैव विविधता को खतरा, और निष्कर्ष। ये हमारे 5 चीजें हैं जिसके इर्द गिर्द हम इस ऐसे को पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं भूमिका की। तो भूमिका की बात करें तो जब भी हमें ऐसे लिखना होगा तो हम शुरुआत में किससे शुरू करेंगे? भूमिका से। भूमिका हम देखें तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक, क्या प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक मनुष्य ने अति उन्नति की है, बहुत उन्नति की है मनुष्य ने। प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक सुपर सोनिक युग तक मनुष्य ने सफलता और विकास के अनेक पायदान चढ़े हैं। बहुत सारे जो पहलू है जो मनुष्य ने विकास के उनको प्राप्त किया है। यहाँ तक कि आज का मनुष्य इस वसुंधरा का त्याग कर, मतलब जो हमारी पृथ्वी है, वसुंधरा मतलब हमारी पृथ्वी को त्याग कर चांद और मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाश कर वहां स्थायी रूप से बस जाने पर भी विचार कर रहा है। तो मनुष्य इतना आगे की सोचने लगा है। उसके इस विचार के पीछे प्रमुख कारण है कि पृथ्वी पर बढ़ते हुए प्रदूषण की समस्या। क्योंकि वो सोचता है कि पृथ्वी पर क्या है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण की समस्या है, और एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर इतना प्रदूषण हो जाएगा कि पृथ्वी जीवों के रहने लायक नहीं रहेगी। वस्तुतः यह समस्या भी स्वयं मनुष्य की ही देना है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण की समस्या पैदा किसने की है? मनुष्य ने की है। और इससे प्रभावित कौन हो रहा है? खुद मनुष्य ही हो रहा है। वह अपना विकास करने के स्वार्थ में, मनुष्य क्या है, अपने विकास करने के स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि उसने प्राकृतिक संसाधनों का यथाशक्ति दोहन किया। मतलब जितना उसकी ताकत थी उतना उसने दोहन करने की और उससे फायदा लेने की कोशिश की है। जैसे पेड़ पौधों और प्राकृतिक वनस्पति से भरपूर वनों को काटकर, क्या? पेड़ पौधों और प्राकृतिक वनस्पति से भरपूर वनों को काटकर जहाँ कंक्रीट की इमारतें, कल कारखाने बनाए, चट्टानों को खोदकर कोयला और अन्य खनिज पदार्थ निकाले गए, जल के जल के भीतर से खनिज तेल और प्राकृतिक गैस निकाली गई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मनुष्य ने कहाँ 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 से क्या क्या चीज़ें निकाली है। कि मनुष्य ने क्या है कि कंक्रीट की इमारतें खड़ी कर दी, कल कारखाने बना दी, चट्टानों को खोद कर कोयला निकाल दिया, बहुत सारे खनिज पदार्थ निकाल रहे। जो जल है उसके भीतर से भी खनिज तेल निकाल दिए। जैसे हमारे बॉम्बे हाई है तो ये हमारे पानी के अंदर से ही है। मतलब जो हमारे अरब सागर वाला एरिया है वहाँ से हमने प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस ये सब निकाल शुरू कर दिए। इससे प्रदूषण बढ़ ही रहा है। उसने विविध प्रकार के कृत्रिम विषैले रासायनिक कचरे को मिट्टी और पानी में डालकर उसे प्रदूषित और विषैला बनाया है। तो हम समझ सकते हैं। उसके द्वारा निर्मित जो कल कारखाने और फैक्ट्रियाँ हैं, यातायात साधन है, जैसे बस, कार, ट्रक, वायुयान, जलयान, तो ये सब क्या है? यातायात के साधन। ये प्रदूषण फैलाते हैं। तो इनसे निकलने वाले धुएं ने वायु को प्रदूषित किया है। यह प्रदूषण जब इतना अधिक बढ़ गया कि मनुष्य के स्वास्थ्य को खराब करने लगा, तब मनुष्य चेता, मतलब मनुष्य जागता है और उसका ध्यान का किसकी तरफ जाता है? पर्यावरण संरक्षण की तरफ जाता है। कि पर्यावरण, तो हम शुरुआत इस तरह से करेंगे ऐसे कि हमारे पर्यावरण में किस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं और उसको ढाल बनाकर हम क्या पृथ्वी पर प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं।
तो हम थोड़ा थोड़ा ऐसे शुरू करते हुए मेन ऐसे पर जाएंगे। बात करेंगे मनुष्य की तीव्र विकास यात्रा के कारण उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण आज विश्व के सम्मुख विद्यमान जितनी भी समस्याएं हैं उसमें सर्वाधिक ज्वलंत और जटिल समस्याओं में सबसे आगे आती है हमारी कौन सी, पर्यावरण संरक्षण। वस्तुतः पर्यावरण के संरक्षण का प्रश्न तभी से उठने लगा था जब मनुष्य ने प्रकृति का दोहन उसकी वहन क्षमता से ज़्यादा करना शुरू कर दिया। क्या पर्यावरण संरक्षण का प्रश्न तब से उठने लगा जब क्या मनुष्य ने प्रकृति का दोहन किया, उसकी वहन क्षमता से अधिक करना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत क्या औद्योगिक क्रांति के साथ ही हो गई थी। क्या इसकी शुरुआत किससे हो गई थी, औद्योगिक क्रांति के साथ ही हो गई थी। प्रकृति से करोड़ों वर्षों में निर्मित सौगातें, मतलब प्रकृति ने हमें जो अनमोल सौगातें दी है, जो हमारी स्वच्छ वायु है और हमारी प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, जो हमारी उपजाऊ भूमि है, तो ये जो सौगातें हैं ये सौगातें मनुष्य ने कुछ ही वर्षों में निर्ममता से निकालकर उसकी छाती को क्या छत विक्षत कर दिया है। अर्थात पृथ्वी का अब एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ प्रदूषण की चपेट में वो हिस्सा ना रहा हो। वर्तमान में मनुष्य के समक्ष अस्तित्व का प्रश्न मुंह फाड़े खड़ा है, मतलब मुंह खोल के खड़ा है कि इसी तरह से प्रदूषण आगे बढ़ता रहा तो संभव है कि एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। पृथ्वी के कवच, मतलब जिसको हम कहते हैं ओजोन परत, तो कवच ओजोन गैस से लेकर पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि सभी मनुष्य के उपभोक्तावादी संस्कृति का शिकार हो रहे हैं। आगे बात करें कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन। क्या प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन की बात करें तो प्रकृति ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदत्त एक अमूल्य उपहार और उसकी अनमोल धरोहर है। प्रकृति क्या है, ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दी गई तो अमूल्य उपहार और उसकी अनमोल धरोहर है। किंतु दुर्भाग्य से क्या मनुष्य यह नहीं समझ पा रहा है कि प्रकृति की कीमत पर प्राप्त प्रत्येक वस्तु के लिए उसे अंत में पछताना पड़ेगा। कि प्रकृति की कीमत पे जो वो इतने सारा प्रदूषण फैला रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि उसे जरूर पछताना पड़ेगा। इसके लिए मनुष्य द्वारा प्रकृति के विनाश के आंकड़ों को इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि मनुष्य द्वारा 1950 तक लगभग आधे प्राकृतिक वन साफ किए जा चुके थे। या 1950 तक हमारे पास जितने भी वन थे उनके आधे वन हमने साफ कर दिए थे 1950 तक ही। तो इसी चीज़ से समझ आती है बात। विगत मात्र 1990 से 2000 की बात करें, 10 साल की बात करें तो एक दशक में पृथ्वी के लगभग 940 लाख हेक्टेयर में जो हरे भरे पेड़ थे वो हमने काट के साफ कर दिए। और इसी के परिणाम स्वरूप पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की कुल प्रजातियों में से 11,000 प्रजातियाँ तो विलुप्ति की कगार पे। कि ये 11,000 प्रजातियाँ जो इन प्राकृतिक एरियो में रहती थी वो प्राकृतिक एरियो के नष्ट होने की वजह से आज उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो इस वजह से वो विलुप्ति के कगार पे कि जल्दी ही वो क्या विलुप्त हो जाएगी। तो हम इसको देख सकते हैं। और 800 प्रजातियां तो विलुप्त हो भी चुकी है। क्या 800 प्रजातियां तो विलुप्त हो भी चुकी है, जबकि हमारी क्या 11,000 से ज़्यादा प्रजातियां विलुप्ति की कगार पे। विकासशील देशों में प्रत्येक साल हर साल 50 से 60 लाख मनुष्य प्रदूषित जल और प्रदूषित वायु के कारण जो बीमारियां होती है उसकी वजह से मृत्यु की कगार पे आ गए, मतलब काल कवलित हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। एशियन ब्राउन हेज, समुद्रों में तेल के टैंकरों का रिसाव, उत्तरी ध्रुव में बर्फ की चट्टानों की मोटाई का कम होना, हिमालय के ग्लेशियरों का पीछे खिसकना, उत्तरी अमेरिका में ठंड के दिनों में औसत तापमान में वृद्धि, ये सभी संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक और अनुकूल नहीं चल रहा है। क्या यदि हम सोचें कि सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये इशारे किसकी ओर करते हैं, ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं कुछ और गड़बड़ जरूर है क्या, जिसको हमें ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आते हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। तो ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक तापन की बात करें तो प्राकृतिक स्थलों का पर्यावरण पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। क्या प्राकृतिक स्थलों का पर्यावरण पर्यटन की दृष्टि से अधिकाधिक दोहन किया जा रहा है। ऐसे स्थलों में प्राकृतिक रूप से निवास करने वाले पशु पक्षी, पेड़ पौधे ज्ञात अज्ञात स्तर पर गंभीर विस्थापन एक गंभीर खामोशी के साथ मानव मात्र को अंतिम चेतावनी देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। क्या है जो ऐसे स्थल है
तो ऐसे स्थलों में प्राकृतिक रूप से निवास करने वाले जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, ज्ञात अज्ञात स्तर पर गंभीर विस्थापन, मतलब कि जो जहाँ पहले क्या घने घने वृक्ष थे, आज वहाँ क्या सूखे जमीनें हैं, बंजर जमीनें हैं। तो ये क्या एक तरह से खामोशी से एक संकेत दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं मनुष्य को कि यदि अभी भी वह नहीं चेते, मतलब वो नहीं जागता, नहीं सुधरता, तो एक समय आएगा कि उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, बहुत देर हो जाएगी। और इस चेतावनी के पश्चात भी यदि मनुष्य न चेता, मतलब नहीं जागता, चेतावनी से जागना, तो वैश्विक तापमान मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी और अधिकांश जो समुद्र तट है, जैसे हमारे मुंबई, समुद्र तट पर बसे हुए शहर है, जैसे हमारा मुंबई है, लंदन है, ये सब के सब पानी में डूब जाएंगे। जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति की अनेक प्रजातियां नष्ट हो जाएगी, जलवायु में परिवर्तन होगा, ओजोन परत का क्षय होगा और इसका खामियाजा मनुष्य सहित पूरे सजीव को उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी ओजोन परत क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को रोककर हमारे और जो हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे होने से रक्षा करती है। संभव है कि एक दिन क्या पृथ्वी पर से जीवन का लोप हो जाएगा। यदि जीवन विलुप्त नहीं भी होता तो इतना दयनीय अवश्य हो जाएगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि आपने जानबूझकर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारी। हमारी हरी भरी वसुंधरा को अनमोल धरोहर, वसुंधरा की जो अनमोल धरोहर है, इसको आपने जानबूझ कर नष्ट क्यों किया। हमारे आने वाली पीढ़ियां हमसे जरूर पूछेगी। बात करें आगे, पर्यावरण प्रदूषण से जैव विविधता को खतरा है। क्या पर्यावरण प्रदूषण से जैव विविधता को खतरा की क्या बात करें कि रेड डाटा बुक में जो दर्ज, क्या रेड डाटा बुक है, तो उसमें क्या उन प्रजातियों और उन जीवों को दर्ज किया जाता है जो विलुप्ति के कगार पे है या जिनको खतरा है। तो रेड डाटा बुक में दर्ज संरक्षित प्रजातियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। क्योंकि रेड डाटा बुक भी ये संकेत देती है कि किन प्रजातियों की हमें रक्षा करनी है, किनको हमें संरक्षित करना है। जैव विविधता के संरक्षण हेतु बचे हुए सबूतों को, क्या जैव विविधता के संरक्षण हेतु बचे हुए सबूतों को खोज खोज कर प्रयोगशाला के शीतगृहों में संरक्षित किया जा रहा है। एक और जहां ये प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी कटु सकते हैं, मतलब कड़वा सकते हैं कि विश्व में आर्थिक विकास और समृद्धि के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने की अंधी दौड़ अभी भी चल रही है। एक और तो हम इनको बचाने की कोशिश करें, दूसरी तरफ देखते हैं कि सारे के सारे दोस्त क्या है, देश उस ओर दौड़ रहे हैं, जैसे आर्थिक विकास और समृद्धि के सर्वोच्च स्तर पर कि सबसे आगे हम रहें, सबसे आगे हम रहें। तो इस दौड़ में सभी के सभी देश आगे दौड़ रहे हैं और इसी के परिणाम स्वरूप जारी है हमारे प्राकृतिक वनों का विकास। विकास नहीं, विनाश। हमारे प्राकृतिक वन है इनका विनाश हो रहा है, कंक्रीट के जंगल का निर्माण हो रहा है, दिन रात विषैले धुआं छोड़ने वाले उद्योगों का निर्माण हो रहा है। क्यों? क्योंकि विकास के नाम पे ये ही हमें मिल रहा है। बात करें पर्यावरण संरक्षण की, तो पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों को मनुष्य की दिनचर्या का अंग बनाने हेतु आवश्यक है। क्या जरूरी है कि इस संदर्भ में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम बनाया जाए और उसे अंगीकार किया जाए। भारत सहित विश्व के समस्त पर्यावरणविदों के द्वारा एकजुट होकर यह प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रदूषण के स्तर में संतुलन बना रहे और विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे हमारे ग्रीन पीस, WWF, इनको क्या इस संदर्भ में अधिक ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि पर्यावरण प्रदूषण ना हो और इसको हम बचा सकें। निष्कर्ष के रूप में देखें ऐसे कि, क्योंकि ऐसे में हमें इसी तरह से आगे बढ़ना है और लास्ट जब हम कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं, तब हमें कैसे करना है। अंततः यह कहा जा सकता है कि प्रकृति का संरक्षण ही मानव के दीर्घजीवी होने की गारंटी है। कि यदि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे तभी ये थोड़ा बहुत चांस है कि हम लंबा जीवन जी पाएं। अतः प्रकृति के संरक्षण को प्राथमिक लक्ष्य बनाकर किया गया विकास ही दीर्घावधि तक बना रह सकता है। यह सत्य है कि पर्यावरण संरक्षण आज एक उभरती हुई ज्वलंत समस्या है, किंतु इसमें संभावनाएं भी अनंत है। मतलब कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक दो कार्य से होगा, तो हम इसके लिए बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। मनुष्य प्रकृति की ओर अधिक निकट आ रहा है, साथ ही समस्त वर्जनाएं और भ्रम भी टूट रहे हैं जो कभी विज्ञान के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह बने हुए थे। आवश्यकता तो इस बात की मनुष्य जाने अनजाने में तो प्रकृति के लिए विनाशकारी सिद्ध हो चुकी गतिविधियां इनका ईमानदारी पूर्वक परित्याग करें, उन्हें छोड़े और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करना शुरू करें। तो इसी लाइन के साथ क्या है, इस प्रकार से ऐसे को खत्म करें।
अगला निबंध आता है हमारा जीवन और साहित्य। जीवन और साहित्य की बात करें तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहले प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे साहित्य क्या है, फिर बात करेंगे साहित्य की जीवन की साहित्य पर निर्भरता, जीवन की साहित्य पर निर्भरता, फिर साहित्य जीवन की समृद्धि का सूचक, यथार्थवाद और आदर्शवाद का विवाद, जीवन के चार पुरुषार्थ और साहित्य और उपसंहार। तो इसके अंतर्गत हम इन चीजों को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं प्रस्तावना से। क्या प्रस्तावना से शुरू करें तो जीवन की संपूर्ण विवेचना ही साहित्य होती है। क्या जीवन के बारे में जो सब कुछ बता देता है वही क्या कहलाता है, हमारा साहित्य कहलाता है। जो हमारा विवेकशील संज्ञा से उच्चरित मानव प्राणी, क्या विवेकशील संज्ञा से उच्चरित प्राणी मानव ही साहित्य का आधारभूत विषय होता है। क्या जो हमारे विवेकशील संज्ञा से उच्चरित प्राणी होते हैं, प्राणी मानव ही क्या होता है, साहित्य का आधारभूत विषय होता है। साहित्य की समस्याओं की बात करें तो मानव जीवन की समस्याओं से पूर्णतः अभिन्न रहती है। साहित्य की जो समस्याएं आती है वो समस्याएं क्या होती है, मानव जीवन की समस्याओं से पूर्णतः अभिन्नता रखती है। जीवन के हित और अहित भावों के साथ की गई रचना को ही हम साहित्य की संज्ञा देते हैं। क्या जीवन के हित और अहित और भावों के साथ की गई जो रचना होती है इसको हम साहित्य की संज्ञा देते हैं। समाज का दर्पण, समय का प्रतिबिंब, गूंगे इतिहास का सहोदर, क्या गूंगे इतिहासकार का सहोदर कहा जाने वाला साहित्य जीवन के साथ अटूट संबंध रखता है। क्या समाज का दर्पण होता है साहित्य, समाज में जो भी कुछ घटता है, जो हमारे लेखक होते हैं, कवि होते हैं, अपने साहित्य में लिखते हैं, समाज समय का प्रतिबिंब होता है। बाद में जब उस साहित्य को लोग पढ़ते हैं तो वो जो जो साहित्य जिस समय लिखा गया था उस समय का प्रतिबिंब होता है कि उस समय कैसी कैसी घटनाएं घटती थी। ये हमें किससे पता चलता है, साहित्य से पता चलता है। कि जैसे हम साहित्य के बारे में साहित्य से पढ़कर ही जैसे हमारे वैदिक काल है, मौर्य काल, गुप्त काल, इनके बारे में जान पाते हैं कि उस समय कैसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। साहित्य की मूल प्रेरक प्रवृत्तियों की बात करें तो साहित्य के मूल प्रेरक प्रवृत्तियों की विवेचना करते समय, या साहित्य की मूल प्रेरक प्रवृत्तियों की विवेचना करते समय जीवन के साथ बाह्य प्रकृति के संबंध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या साहित्य की मूल प्रेरक प्रवृत्तियों की विवेचना करते समय क्या जीवन के साथ बाह्य प्रकृति के संबंधों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिंदी साहित्य के प्रखर आलोचक और इतिहासकार आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल अपने निबंध कविता क्या है, उन्होंने निबंध लिखा था और तो उसका नाम क्या है, ये निबंध कविता क्या है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि नरत्व की बाह्य प्रकृति और क्या नरत्व की बाह्य प्रकृति और अतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्यों में अधिकतर पाई जाती है। जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन न केवल साहित्य के जीवन पर निर्भरता को प्रकट करता है अभी तो ये प्रमाणित भी करता है कि जीवन साहित्य की अनिवार्यता है। तो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी की एक प्रख्यात बुक थी, तो एक छोटी सी बुक थी निबंध कविता क्या, उसमें ये चीज बताते हैं कि किस तरह जो साहित्य की जीवन पर निर्भरता होती है, कि मतलब जैसा समाज होता है जो हमारे लेखक होते हैं साहित्य में उसी प्रकार का वर्णन करते हैं। अब बात करते हैं साहित्य क्या है। साहित्य में उच्च नैतिक और कल्याणकारी जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठापना होती है। क्या होती है, साहित्य में उच्च नैतिक और कल्याणकारी जो जीवन मूल्य होते हैं उनकी प्रतिष्ठापना होती है। संस्कृत के मूर्धन्य साहित्यकार महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही किसी भी कार्य, क्या शरीर ही किसी भी कार्य का साधन है, शरीर ही किसी भी कार्य का साधन है। एक मिनट, साहित्य साधना के साथ भी शरीर का अविभाज्य संबंध है। क्या साहित्य साधना के साथ भी क्या शरीर का अविभाज्य संबंध है। उष्णता, शीतलता, वायु, दृश्य और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक मनुष्य के चित्त पर भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न करते हैं। क्या क्या उष्णता, शीतलता, वायु, दृश्य और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक मनुष्य के चित्त पर क्या विभिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न करते हैं। उष्णता के कारण मनुष्य का शरीर पसीने से भीग जाता है। जो गर्मी होती है तो गर्मी की वजह से क्या होता है, मनुष्य का शरीर पसीने से भीग जाता है। शीतलता के कारण शरीर के संपूर्ण रोम कांप उठते हैं। और वायु मानव का प्राण तत्व, और किसी दृश्य को देखकर अनेक भावों का सृजन करता है।
जो क्या साहित्यकारों की साहित्य सृजना का आधार बनते हैं। मतलब इन्हीं चीजों को देख के साहित्यकार क्या है, अपने साहित्य की रचना करते हैं। अब बात करते हैं जीवन की साहित्य पर निर्भरता की, जो हमारा मूल टॉपिक है उसकी बात करें। जीवन की साहित्य पर निर्भरता की बात करें तो साहित्य की जीवन पर निर्भरता से सहमत तो सभी हो जाते हैं, परंतु इस संदर्भ में विद्वानों के दो वर्ग बन जाते हैं। एक पक्ष के अनुसार साहित्य को यथार्थवादी होना चाहिए, तो वहीं दूसरे पक्ष के अनुसार साहित्य को आदर्शवादी होना चाहिए। विद्वानों का ऐसा वर्ग भी है जो गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर चलते हुए यथार्थवाद आदर्शवाद दोनों को साथ साथ लेकर चलता है। तो इसी तरह तीन प्रकार के हमारे विद्वान वर्ग बन जाते हैं। यथार्थवादियों की बात माने, क्या यथार्थवादियों का साहित्य के विषय के संदर्भ में यह तर्क है कि जीवन में निराशा, पाप, कष्ट का साम्राज्य होता है। क्या होता है? जीवन में निराशा, पाप और कष्ट का साम्राज्य होता है। तो जीवन की इस स्थिति में आशा, पुण्य और सुख का चित्रण अस्वाभाविक प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि जीवन में क्या होता है? निराशा, पाप और कष्ट का साम्राज्य हो तो जीवन की इस स्थिति में क्या आशा, पुण्य और सुख का चित्रण अस्वाभाविक प्रतीत होता है। दूसरी ओर आशावादियों का कहना है कि जीवन में न केवल निराशा, पाप और कष्ट का साम्राज्य होता है, अपितु उसमें आशा, पुण्य और सुख का भी समावेश होता है। इसलिए यथार्थवादियों का तर्क आदर्शवाद की गलत समझ का सूचक है। इसलिए क्या यथार्थवादियों का तर्क क्या आदर्शवाद की गलत समझ का सूचक है। आदर्श न तो प्राकृतिक है, क्या आदर्श न तो अप्राकृतिक है, न ही पूर्णतः प्राकृतिक है। क्योंकि आदर्श की बात करें तो आदर्श न तो प्राकृतिक होता है, न ही पूर्णतः अप्राकृतिक। किसी अतीन्द्रिय क्षेत्र में या किसी अतीन्द्रिय क्षेत्र से उसका कोई संबंध नहीं रहता। वस्तुतः प्रत्येक मनुष्य की कुछ इच्छाएं होती है और वह उन इच्छाओं को प्रतिफलित होते देखना चाहता है। इच्छा का चेतना पूंजी क्या होता है? आदर्श होता है। क्या होता है? इच्छा का चेतना पूंजी क्या होता है? आदर्श होता है। ऐसे में यदि केवल यथार्थ मतलब भ्रम मूलक को अपनाया जाए तो साहित्य हित का साधक न होकर हित का घातक बन जाता है। अर्थात यदि किसी मनुष्य के शरीर जीवन में वर्तमान में दुख और निराशा है तो उसे परिवार या समाज द्वारा भविष्य में सुख और आशा का भरोसा न दिला जाए तो मनुष्य किसी भी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करेगा। किस प्रकार जीवन अपना व्यतीत करेगा यह सहज कल्पनीय है कि वह जीवन कैसे बिताएगा यदि उसके जो परिवार वाले हैं या फिर समाज है यदि उसे भविष्य में सुख और आशा का भरोसा न दिलाए तो वो बेकारी जीवन जिएगा। बात करें हम साहित्य और जीवन की समृद्धि का सूचक। क्या साहित्य जीवन की समृद्धि का सूचक कैसे? बात करें तो मनुष्य का आदर्श उसकी प्रकृति से अभिन्न होता है। क्या? मनुष्य का आदर्श उसकी प्रकृति से भिन्न होता है, अभिन्न होता है मतलब अलग नहीं होता है। फिर प्रत्येक व्यक्ति की भांति प्रत्येक राष्ट्र को की भी अपनी एक अलग प्रकृति होती है। क्या होता है? फिर व्यक्ति की भांति प्रत्येक व्यक्ति की भांति प्रत्येक राष्ट्र की भी क्या होती है? अपनी एक अलग प्रकृति होती है जो समष्टि मूलक व्यष्टि को अभिव्यक्त करती है। प्रत्येक राष्ट्र का साहित्य उसकी प्रकृति के अनुरूप होता है। क्या होता है? प्रत्येक राष्ट्र का साहित्य क्या होता है? उसकी प्रकृति के अनुरूप होता है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर की और अर्थ के बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र को साहित्य से पृथक नहीं किया जा सकता। क्या राष्ट्र को साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। साहित्य इन राष्ट्र का विकलांग है। क्या कहा जाता है? भाई ऐसा राष्ट्र जहाँ जिसके पास साहित्य नहीं है तो ऐसा राष्ट्र क्या होता है? विकलांग है। मतलब उसके इतिहास के बारे में जानने का कोई भी स्रोत नहीं है। इसका मतलब साहित्य के बिना राष्ट्र निर्जीव है और निर्जीव राष्ट्र तो पत्थर के समान भावनाहीन ही होता है। किसी भी राष्ट्र की समृद्धि सभ्यता और संस्कृति में ही निहित होती है। क्या किसी भी राष्ट्र की समृद्धि सभ्यता और संस्कृति में ही निहित होती है और साहित्य सभ्यता और संस्कृति का वाहक होता है। ये हमें यदि जैसे हमारे जो पुराना मौर्य काल था, गुप्त काल था, हमारी पुरानी चीजें के विषय में साहित्य उपलब्ध ना होता तो हमें उनके बारे में कभी भी पता नहीं चलता। तो साहित्य क्या करता है? सभ्यता संस्कृति का वाहक होता है। समय परिवर्तनशील है और समय के साथ चलना मनुष्य के लिए प्रकृति प्रदत्त व्यापक नियम है। समय के साथ जीवन और जीवन के कारकों के स्वभाव में पूर्ण परिवर्तन होता है। क्या होता है? समय के साथ जीवन और जीवन के कारकों के स्वभाव में पूर्ण परिवर्तन होता है। भारत को ही ले लीजिए, जहां आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व ही सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी। क्या 4000 वर्ष पूर्व क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी, जबकि उसके बाद भारतीय सभ्यता में निरंतर कमी आई और घास हुआ विकास का क्रम चलता रहा। अब बात करें यदि साहित्य नहीं होता, क्या यदि साहित्य नहीं होता तो
तो हम ऐतिहासिक सभ्यताओं की जानकारी हासिल नहीं कर पाते और यह भी नहीं जान पाते कि मानव जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आया। प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता और संस्कृति अत्यंत समृद्ध थी। इसे भारत की सभ्यता को जगत गुरु कहा जाता था, किंतु वर्तमान में यही भारत विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। विश्व में हमारा स्थान एक सामान्य राष्ट्र की हैसियत का है। क्या विश्व में हमारा स्थान क्या, एक सामान्य राष्ट्र की हैसियत का है। मध्यकाल में मुस्लिमों और आधुनिक काल में अंग्रेजों के आधिपत्य के कारण भारतीय चेतना जनता के चेतनाहीन हो गई थी और ऐसा प्रतीत होता था कि जो हमारे सोने की चिड़िया की संज्ञा से अभिहित होने वाला भारत है, मतलब जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो ऐसा भारत अब कभी भी स्वाधीन नहीं हो पाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ समृद्ध साहित्य मौजूद था जो देशभक्ति, स्वाभिमान और वीरता की गाथाओं और भावनाओं से परिपूर्ण था, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। जब अंग्रेजों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पे था, तब भारत में एक नए शिक्षित वर्ग का होते हुआ उससे भारत जो प्राचीन साहित्य के आधार पर अपनी प्राचीन सभ्यता से भारतीय को परिचित कराया, जो हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन चलाने के लिए उनको प्रेरित किया। इस प्रकार साहित्य ने क्या, चेतनाविहीन मानव में चेतना का संचार किया। क्या इस प्रकार साहित्य ने क्या किया, चेतनाविहीन जो मानव था उसमें चेतना का संचार किया। यदि साहित्य की समृद्ध परंपरा नहीं रही होती तो भारतीय में सुषुप्त देशभक्ति की भावना कभी भी जाग नहीं पाती। क्या भारतीय में सुषुप्त जो देशभक्ति की भावना है वो कभी भी जाग नहीं पाती और अंग्रेज इस भावना को फूट डालो राज करो की नीति से हमेशा चिर निद्रा में परमानेंट सुला देते। अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय समाज में रूढ़िवादिता और जड़ता भी समाविष्ट हो गई थी और उससे उन्हें निकाले बिना राष्ट्र के वास्तविक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। समाज का उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करता रहा। लोग धार्मिक रूप से एक दूसरे के विरुद्ध हथियार लिए खड़े रहते थे। छुआछूत और सती प्रथा जैसी जो बुरी प्रथाएं थी वो भी हमारे समाज में विद्यमान थी। उस समय क्या था, हमारे समाज सुधारकों ने या हमारे जो समाज सुधारक थे उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम जननी जनन भूमिश्च स्वर्गाधिपति गरियसी और हमारे अतिथि देवो भवय भननीय भवय एक सत विप्रा बहुधा वदंती यत्र नारेस्तु पूजन्ते तत्र जयता रम्यन्ते आदि प्राचीन जो साहित्यिक मान्यता है इनका उदाहरण देकर लोगों में आपसी प्रेम, भाईचारा, अनुशासन इनकी शिक्षा देने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जो हमारा प्राचीन साहित्य था ये भी क्या है, इस चीज़ की वकालत करता है कि हमारे अंदर क्या है कि भाईचारा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने किसका सहारा लिया, जो हमारा प्राचीन साहित्य था उनका सहारा लिया, ताकि हमारे अंदर क्या एक तरह की चेतना जागृत हो। उन्होंने नारियों को देवी शक्ति और सृष्टि का प्रतीक बताते हुए उनके साथ हो रहे अत्याचारों को रोकने की कोशिश की। इस प्रकार साहित्य ने स्वाधीनता दिलाने में सहायता तो की ही, सामाजिक पुनरुत्थान में भी अभूतपूर्व योगदान किया। राष्ट्र और साहित्य के इस अन्योन्याश्रय संबंधों को समझाते हुए वर्तमान साहित्यकारों को चाहिए कि वे ऐसी रचनाएं प्रस्तुत करें जो देशभक्ति और वीरता की भावना से परिपूर्ण हो और जनता को अदम्य साहस और असीम शक्ति से परिपूर्ण कर दे, जिससे क्या राष्ट्र के गौरव में अभूतपूर्व वृद्धि हो। जिससे क्या राष्ट्र के गौरव में अभूतपूर्व वृद्धि हो। अब बात करते हैं यथार्थवाद और आदर्शवाद का विवाद। हमारे साहित्य में क्या होता है, यथार्थवाद और आदर्शवाद का विवाद। कई बार क्या होते हैं, जो हमारे साहित्यकार होते हैं जो साहित्य लिखते हैं, तो दो तरह के साहित्यकार होते हैं। एक तो क्या होता है कि जैसी समाज की स्थिति है वैसी की वैसी स्थिति लिखते हैं, जिससे क्या होता है कि जब भविष्य में यदि कोई उनका साहित्य पढ़ता है तो उनको क्या है, जो पढ़ने वाले होते हैं पाठक, उनको क्या है उस समय की जो सामाजिक आर्थिक इन स्थितियों के बारे में सही जानकारी मिलती है। दूसरे होते हैं आदर्शवाद। क्या होते हैं आदर्शवाद, जो अतिशयोक्तिपूर्ण साहित्य लिखते हैं, मतलब हर चीज़ को बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं, जैसी स्थिति हो ही ना समाज की, लेकिन फिर भी समाज को ऐसा बताते हैं जैसे मोरे का स्वर्णिम युग था, वहाँ पे ऐसा होता था, दूध की नदियाँ बहती थी। तो इस प्रकार के अतिशयोक्तिपूर्ण जो अपना साहित्य लिखते हैं, तो दोनों में विवाद हमेशा चलता रहता है। तो बात करें जीवन और साहित्य के संबंधों की चर्चा हो तो नैतिकता का प्रश्न भी अनायास ही अचानक ही उठ खड़ा होता है। आदर्शवाद का विरोध करते हुए यथार्थवाद के नाम पर साहित्य में नग्नता, जुजुप्सा और विवत्स का प्रचार सर्वथा अनुचित होता है, हर जगह अनुचित होता है। साहित्य का उद्देश्य है कि मनुष्य को ऊपर देखने की प्रेरणा प्रदान करे। साहित्य का क्या उद्देश्य होता है कि मनुष्य को ऊपर देखने की प्रेरणा प्रदान करे, जीवन के प्रति आस्था, विश्वास और आशा उत्पन्न करे।
यह एक परंपरागत भारतीय मान्यता है कि प्रत्येक बुरे विचार का परिणाम भी बुरा ही होता है। यदि कोई साहित्य में कैसा विचार डालता है, कोई बुरा विचार डालता है, तो प्रत्येक बुरे विचार का परिणाम कैसा होता है? बुरा ही होता है। और ये मान्यता साहित्य के साथ पूरी तरह समाहित है। ये जो मान्यता है कि बुरे विचार का परिणाम कैसा होता है? बुरा ही होता है, तो ये मान्यता साहित्य के साथ पूरी तरह समाहित है। क्यों? क्योंकि साहित्य में यदि बुरे विचारों का समावेश होगा तो एक तो उसके तत्कालीन सभ्यता की असमर्थी प्रकट होगी कि बाद में जो पाठक उन साहित्य को पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि ये साहित्य कैसा, कितना खराब साहित्य लिखा गया है। इसका मतलब है उस समय की सभ्यता क्या समृद्ध नहीं थी। भविष्य में भी मानव के जीवन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। साहित्य के संदर्भ में इस बात पे ध्यान देना, क्या साहित्य के संदर्भ में इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि सत्यता, दृढ़ता, पवित्रता, प्रसन्नता आदि के विचार से मनुष्य के शरीर में पौरुष, शक्ति और सौंदर्य की वृद्धि होती है। अतः आदर्शवाद और यथार्थवाद के विवाद को, क्या आदर्शवाद और यथार्थवाद के विवाद को समाप्त करते हुए छायावाद के जो शीर्षस्थ कवि थे जयशंकर प्रसाद, उनकी पंक्ति को उद्धृत किया जा सकता है कि जीवन की अभिव्यक्ति यथार्थवाद है और अभावों की पूर्ति आदर्शवाद है। क्या जीवन की अभिव्यक्ति क्या है? यथार्थवाद है कि जैसा जीवन जिया जा रहा है उनको बारे में बताया जाए तो यथार्थवाद है। और अभाव की पूर्ति कि जो जो चीज़ें कमी है हम यदि उनकी पूर्ति कर दे तो यह हमारा क्या होगा? आदर्शवाद कहलाएगा। साहित्य की पूर्णता के लिए यथार्थवाद, आदर्शवाद दोनों का समन्वित रूप बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आदर्शवाद हो या पूरी तरह से यथार्थवाद हो, दोनों का क्या एक समन्वित रूप होना चाहिए। यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। क्यों? क्योंकि मानवता में दुर्बलता और महानता दोनों साथ साथ चलती है। क्या मानवता में दुर्बलता भी और महानता दोनों साथ साथ चलती है? दुर्बलता को दूर करने के लिए आदर्शवाद की जरूरत पड़ती है। क्या? दुर्बलता को दूर करने के लिए आदर्शवाद की जरूरत पड़ती है, जबकि महानता को प्रकट करने और उसे सिद्ध करने के लिए यथार्थवाद की जरूरत पड़ती है। हम इसको समझ सकते हैं। बात करें साहित्य और रुचि के बीच में भी घनिष्ठ संबंध होता है। क्या? साहित्य और रुचि के बीच में घनिष्ठ संबंध है। रुचि के आधार पर साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो सुरुचिपूर्ण और एक होता है हमारा कुरुचिपूर्ण साहित्य। प्राचीन काल और मध्यकाल में सुरुचिपूर्ण साहित्य की अधिकता थी। क्या? प्राचीन काल और मध्यकाल में क्या था? सुरुचिपूर्ण साहित्य की अधिकता थी। आधुनिक काल के आरंभ में भी सुरुचिपूर्ण साहित्य की सृजना अधिक हुई, किंतु वर्तमान में कुरुचिपूर्ण साहित्य का बाहुल्य हर जगह देखने को मिलता है। कैसा साहित्य? तो कुरुचिपूर्ण। भारत में कुरुचिपूर्ण साहित्य के बाहुल्य का कारण आलोचना साहित्य का विकास कम हो रहा है। इसी वजह से क्या होता है, जो हमारा आलोचना साहित्य होता है, जो समय मतलब जीवन के अंदर जो भी घटित हो रहा है उनकी जो आलोचना करते थे, इस प्रकार का जो साहित्य वह बहुत कम छप रहा है। हिंदी के एक रचनाकार का कहना है साहित्य को हमेशा उच्च आदर्श की कसौटी पर देखना चाहिए। क्या? साहित्य को हमेशा उच्च आदर्श की कसौटी पर देखना चाहिए, जहां से हम यह कहने की स्थिति में हो कि पश्च देवस्य काव्य न ममार न जीरियंते। अब बात करें जीवन की चार पुरुषार्थ और साहित्य। क्या? जीवन की चार पुरुषार्थ और साहित्य की बात करें तो भारतीय दर्शन ने जीवन की चार पुरुषार्थ निर्धारित किए हैं: धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। एक अच्छे साहित्य में इन चारों पुरुषार्थों के उपयुक्त समन्वय की जरूरत पड़ती है, परंतु वर्तमान में काम और अर्थ को साहित्य में अपेक्षित विस्तार देकर इस समन्वय को पूरी तरह से विकृत कर दिया है। इस समन्वय क्या किया? पूरी तरह से विकृत कर दिया है। यह निश्चय ही स्वस्थ जीवन निर्माण की दिशा में बहुत बड़े बाधक है और मानव जीवन के लिए अंततः घातक भी है। फिर पश्चिमी साम्यवाद और भौतिकवाद से प्रेरित होकर प्रगतिवादी साहित्यिक आंदोलन ने अर्थ को लेकर ही संपूर्ण जीवन को व्याख्यापित करने की कोशिश की है। उन्होंने क्या किया? यथार्थ के नाम पर अश्लील साहित्य को बढ़ावा दिया। किंतु उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि कोई भी एकांगी आंदोलन जीवन की समग्रता के विकास के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। क्या? कोई भी एकांगी आंदोलन है, कोई अचानक हम आंदोलन खड़ा करते हैं तो कोई भी एकांगी आंदोलन क्या जीवन की समग्रता के विकास के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। साहित्यकारों को हमेशा इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि साहित्य में पुरुषार्थों का परस्पर संतुलन अत्यंत आवश्यक है। क्या?
साहित्य में क्या होता है, पुरुषार्थों का परस्पर संतुलन अत्यंत आवश्यक है। आज साहित्य रूपी जलधारा में काम और अर्थ की प्रधानता, क्या साहित्य रूपी जलधारा में काम और अर्थ की प्रधानता के कारण खारापन अधिक है, जिसे मीठा बनाने की जलधारा में धर्म और मोक्ष को भी उचित स्थान देने की जरूरत है। इसको धर्म और मोक्ष को उचित स्थान दिया जाना चाहिए, और इसी के अभाव में साहित्य का निर्माण सर्वांगीण नहीं हो सकता, यह आधा अधूरा ही रह जाएगा। साहित्य में जीवन के चारों पुरुषार्थ जैसे धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, इनका समन्वय बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें क्या थोड़ी भी शिथिलता साहित्य और जीवन दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि हम इनमें इस रूप में शिथिलता नहीं दे सकते। उपसंहार के रूप में देखें, जैसे इस ऐसे को लास्ट कहाँ से खत्म करेंगे, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि ऐसे दोनों जगह काम आते हैं। एक तो ऐसे हमारे यूपीएससी के अंदर भी काम आता है। यूपीएससी के अंदर आपको याद हो तो 125 नंबर का ऐसे आता है, कितना का 125 नंबर का ऐसे आता है। और हमारे जो आरपीएससी और यूपीपीएससी और एमपीपीएससी, इनके अंदर क्या 20 नंबर का ऐसे आता है। तो साइज तो क्या कंट्रोल कर सकते हो आप, तो कई बार क्या है कि आपको बड़े ऐसे भी बताने जरूरी होते हैं। अंततः क्या जीवन साहित्य का आधार है, चाहे वह व्यक्ति विशेष का जीवन हो या परिवार का जीवन हो, समाज का जीवन हो या राष्ट्र का जीवन हो, अथवा संपूर्ण विश्व का जीवन हो। जीवन के बिना साहित्य की कल्पना भी असंभव है। साहित्य की समृद्धि के बिना जीवन का सम्यक विकास असंभव है। जीवन को विकासपरक बनाने के लिए साहित्य को यथार्थवाद और आदर्शवाद के सम्मिश्रण के साथ धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष के समन्वय पर आधारित होना चाहिए। तो इस तरह हमने 2 ऐसे देखे, और आज का लास्ट ऐसे बाल श्रम की समस्या, इसके बारे में देखते हैं। तो बाल श्रम की सब समस्या के बारे में देखेंगे, तो हम किन किन पॉइंट्स को देखेंगे इसमें। भूमिका, बाल श्रम उन्मूलन हेतु संवैधानिक क्या क्या प्रावधान किए गए, बाल श्रमिकों की कार्य परिस्थितियाँ और उनमें होने वाली जो शारीरिक और मानसिक क्षति और तनाव, बाल श्रम उन्मूलन हेतु कौन कौन से प्रयास किए गए, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 की क्या क्या प्रावधान है, और निष्कर्ष। वैसे तो 1987 की जो बाल श्रम नीति थी उसमें बहुत सारे चेंज करके 2014 की जो नई नीति आ गई है। बात करें भूमिका की, तो भारत के समक्ष बाल श्रम की समस्या लगातार एक चुनौती के रूप में रहती है। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए बहुत सारे उपाय भी करती रहती है। बाल श्रम की समस्या एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है जो सीधे सीधे निर्धनता, निरक्षरता से जुड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के बच्चे बाल श्रम के रूप में काम करते हैं, तो या तो निरक्षर हो या गरीब हो। क्या ऐसे कोई अमीर घरों के बच्चे तो काम करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि गरीब घरों के बच्चे ही तो काम करेंगे, जब तो वो काम करते हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए। तो इस चीज़ को हम वैसे भी समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये समस्या क्या निर्धनता और निरक्षरता से जुड़ी हुई है। इस समस्या से निपटने के लिए समाज के सभी वर्गों के द्वारा अथक प्रयास किए जाने की जरूरत है। कि समाज क्या बहुत ज़्यादा प्रयास करे, तभी ये सब हो सकता है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए सरकार के संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए हैं, तो उनकी बात करें तो भारत के संविधान के अंतर्गत बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें आर्थिक गतिविधियों और उनकी आयु के प्रतिकूल व्यवसाय में उलझने से बचाने हेतु श्रम संरक्षण का प्रबंधन करने हेतु संगत उपबंधों का समावेश किया गया है। जैसे हमारे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अब एक मूल अधिकार बनाया गया है। क्या 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार क्या है, अब एक मूल अधिकार बन गया है। संवैधानिक उपबंधों के अनुकूल देश में बाल श्रम उन्मूलन के लिए आवश्यक संवैधानिक प्रावधान भी बनाए गए हैं और विकासात्मक जो उपाय हैं उनको भी क्रियान्वित किया गया है। फिर भी सरकारों के जो प्रयास है सरकारों के प्रयासों के बावजूद भी निर्धनता और निरक्षरता के कारण बाल श्रम की समस्या अभी भी वैसी सी। वर्ष 2001 में भारत के महापंजीयक के द्वारा जारी किए गए जो आंकड़े थे, तो उनके अनुसार देखें तो उनके अनुसार हमारे देश में 1991 में 1.13 करोड़ की तुलना में 2001 में काम करने वाले 5 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे थे, इनकी संख्या 1.26 करोड़ थी। इसका मतलब कि 10 साल में हमारे जो बाल श्रमिक थे उनकी संख्या बढ़ी ही है, कम नहीं हुई। बाल श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में 0.19 करोड़, उसके बाद आंध्र प्रदेश 0.14 करोड़, राजस्थान 0.13 करोड़ और बिहार 0.10 करोड़ है। 90% से अधिक बाल श्रमिक
ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हुए हैं, जो कृषि संबद्ध उद्योगों जैसे जुताई, कृषि श्रम, पशुपालन, वानिकी और मत्स्यन, इनसे संबंधित काम करते रहते हैं। अब बात करेंगे बाल श्रमिकों की कार्य परिस्थितियां और उनसे होने वाली शारीरिक और मानसिक क्षति और उनको अंदर जो तनाव होता है उनके बारे में। तो अनेक बाल श्रमिकों को कार्य में निम्न आर्थिक स्थितियों के चलते झोंका जाता है। क्या कि निम्न आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, गरीबी रहती है, इसी वजह से उनको बाल श्रम में झोंका जाता है, जिन पर उनका कोई वश नहीं होता है। गरीबी इसमें सबसे बड़ा कारण होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही इन्हें काम की ओर धकेल दिया जाता है। भारत की कुल जनसंख्या में गरीबी की रेखा से नीचे रह रही 40% जनसंख्या द्वारा बच्चों को अतिरिक्त आय का साधन माना जाता है। क्या 40% जनसंख्या क्या द्वारा बच्चों को अतिरिक्त आय का साधन माना जाता है, जो इसमें सहयोग और परिवार की आय को बढ़ा सकते हैं, जो क्या इसमें सहयोग और परिवार की आय को बढ़ा सकते हैं। अतः बच्चों के थोड़ा बड़ा होते ही उनके माता पिता उन्हें काम में धकेल देते हैं। क्या जैसे वो थोड़ा बहुत बड़े होते हैं बच्चे और उनको उनके माँ बाप क्या करते हैं, काम में धकेल देते हैं। बंधुआ मजदूरों के बच्चों को भी उन्हीं के भांति मजदूरी और बेगारी के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन हमारे क्या राजस्थान में तो इसका एक एक्ट बन चुका है 1961 का, जिसमें हम बेगारी बंद है, बेगारी प्रथा को। बात करें बढ़ती जनसंख्या को बढ़ती जनसंख्या को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार न मिलने के कारण, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, तो उन क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिलने के कारण ग्रामीण अपने बच्चों के साथ शहरों में आकर होटल, इमारत निर्माण, इनमें रोजगार प्राप्त करने शुरू कर देते हैं। और ये बच्चे प्राय शहरी अनौपचारिक इकाइयों से जुड़े रहते हैं, जबकि इनके माता पिता गाँव को और वापस लौट जाते हैं। तो बच्चे तो क्या है, इन इकाइयों से जुड़े रहते हैं और उनके माँ बाप हैं वापस गाँव चले जाते हैं। निर्धन परिवार ऋण देयता, विशेषकर ग्रामीण कृषि ऋण देयता के कारण भी अपने बच्चों को घरेलू नौकरों, कृषि मजदूरों, दैनिक दिहाड़ी कर्मचारियों के रूप में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना कर्जा हो जाता है कि वो अपने पैसे से उस कर्जे को नहीं चुका पाते। क्या उनके पास जो पैसा होता है तो वो उस कर्जे को चुका नहीं पाते। इस वजह से उनके जो बच्चे होते हैं वो ऋणग्रस्तता के चक्कर में क्या होते हैं, मजदूर बन जाते हैं। क्योंकि वो मन से तो नहीं बनना चाहते, लेकिन वो बनना पड़ता है उनको इस कर्जे की वजह से। इसके परिणाम होता है उभरी जो गरीबी है माता पिता को प्रेरित करती है कि बच्चों को परिवार के अस्तित्व हेतु काम करने के लिए बाध्य करे। इस दूषित चक्र को मजबूती उस समय मिल जाती है जब गरीब लोग पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षमता क्या स्वास्थ्य, शिक्षा क्षमता आदि का अधिगम नहीं कर पाते। क्या इनका अधिगम नहीं कर पाते मतलब ये चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाते। उत्पत्ति, जाति और धर्म जैसे सामाजिक मापकों की उपस्थिति भी तनाव और परेशानियों को बढ़ाती है। भारत में भीख मांगने वाले बच्चों और घरों के हिंसापूर्वक वातावरण और जटिल आर्थिक स्थितियों के कारण घर से भाग गए जो घर से भाग के आए बच्चों, उनकी संख्या भी बहुत सारी होती है। इन बच्चों के सामने पेट भरने हेतु काम के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि ये काम नहीं करेंगे तो ये अपना पेट कैसे भरेंगे, तो इनके लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी भी बाल श्रम अस्तित्व में होने का एक प्रमुख कारण क्या है? अनिवार्य शिक्षा है, तो किसी भी तरह प्रकार का कोई उपबंध नहीं है। अनिवार्य शिक्षा का उपबंध तो है, लेकिन इस तरह का नहीं है कि वो काम नहीं कर सकता, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा कोई उपबंध नहीं है। जिसके परिणामस्वरूप अनेक उद्योगों के जो औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र है, उनमें बच्चों को आसानी से त्वरित रोजगार प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाल श्रमिकों को रोजगार देना एक लाभ का सौदा होता है। बच्चे के श्रम के सस्ते साधन होते हैं जो बिना किसी विरोध के वयस्क के समान काम को कम लागत में करते हैं। इससे क्या नियोक्ता के लाभ में वृद्धि होती है। जो बिजनेस खड़े करते हैं उनको फायदा होना शुरू हो जाता है। अतः माता पिता की अपने बच्चों को आमदनी के लिए भेजने की चाह और नियोक्ता द्वारा उन्हें रोजगार प्रदान करना बाल श्रम के निरंतर चलते ही सुनिश्चित करता है। क्या कि अतः माता पिता की अपने बच्चों को आमदनी के लिए भेजने की चाह और नियोक्ता द्वारा उन्हें रोजगार प्रदान करना बाल श्रम के निरंतर चलते रहने को सुनिश्चित करता है कि बाल श्रम इसी तरह से चलता रहेगा। कठोर परिस्थितियों में काम के दौरान बाल मजदूरों को उद्वेलित और प्रताड़ित किया जाता है। देश के अनेक भागों में किए गए अध्ययन
रूप से यही दिखाते हैं कि बाल श्रमिकों की लंबी अवधि के लिए काम करना पड़ता है। क्या बाल श्रमिकों को जो एक नॉर्मल आदमी काम करता है उससे ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता है। प्राय उन्हें कम भुगतान किया जाता है। कार्य के दौरान दुर्घटना और अन्य कार्य संबंधी कठिनाइयों से ग्रस्त बच्चे को प्राय उपचार या मुआवजा तक नहीं दिया जाता। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है और कार्य संबंधी कोई कठिनाई होती है तो उन बच्चों को किसी प्रकार का कोई क्या कहते हैं हर्जाना या फिर जो मुआवजा नहीं दिया जाता। कई बार तो बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। बच्चों द्वारा श्रमिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण उनमें शैक्षिक विकास की क्षमता कम हो जाती है। संपन्न परिवारों के बच्चों की तुलना में गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा के अधिगम प्राप्त नहीं होते। कई बार शिक्षा हेतु उपलब्ध जो आधारिक संरचना के बावजूद बच्चे इन सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि विद्यालय प्रवेश के संबंध में कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कीमतें होती है कि यदि कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको बहुत सारे पैसे चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल में ही क्यों ना जाए। तो ऐसा नहीं है कि उसको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्कूली पढ़ाई की कमी कुशल कार्यों और अन्य ऐसी संभावनाएं होती हैं उनकी पात्रता को अस्वीकृत कर देती है। अतः शिक्षा वह यंत्र है जो ये सुनिश्चित करता है कि अधिक से अधिक बच्चे स्कूल जाएं और समाज की धरोहर बने। बच्चे क्या हानिकारक प्रदूषित कारखानों में काम करते हैं जिनकी दीवारों पर कालिक जमी रहती है और हवा में विषादजनक बदबू होती है। वे ऐसी भट्टियों के पास काम करते हैं जो 1400 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे जलती रहती है। जैसे हमारी कोयला फैक्ट्री होती है या फिर जो हमारी ग्लास फैक्ट्री होती है तो इनके अंदर काम करते हैं। माचिस फैक्ट्री, पटाखा फैक्ट्री, इनके अंदर फिर आर्सेनिक और पोटेशियम जैसे खतरनाक रसायनों को काम में लेते हैं जो कांच धमन मतलब ग्लास बाउलिंग की इकाइयों में काम करते हैं। जहाँ इस काम से उनके फेफड़ों पर जोर पड़ता है जिससे उनको टीबी जैसी बीमारियां आसानी से हो जाती है। इसी से वो प्रोन बन जाते हैं इन बीमारियों के लिए कि ये बीमारी उनको आसानी से हो पाती है। कार्यरत बच्चों में कई अपने परिवार में प्रमुख अथवा प्रधान वेतनभोगी होते हैं कि जो काम करते हैं बच्चे। उनमें से बच्चे यदि काम छोड़ देंगे तो ये ऐसा नहीं कि वो क्या खाएंगे बल्कि यहाँ तक समस्या आ जाती है कि उनके परिवार वाले क्या खाएंगे। जो अपने आश्रितों के भरण पोषण के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। तो प्रवासी बाल श्रमिक जिनके माता पिता दूर किसी शहर अथवा गांव में रहते हैं साधारणतः निराश रहते हैं। जब कारखाने पूरी तरह चालू रहते हैं तो उन्हें 3000 प्रति माह तक मिल जाते हैं और कमाई हुई संपूर्ण राशि वे अपने माँ बाप को गांव में भेज देते हैं। अभिभावक उन्हें रात की पारी के लिए 1 रुपया भी अभिभावक उन्हें रात की पारी के लिए 1 रुपया भी चाय के लिए नहीं देते। ऐसे भी कई बार होता है कि जब उनके बदन में दर्द होता है, दिमाग परेशान होता है, दिल रोते हैं और आत्मा दुखी होती है बच्चों की, तो उस समय भी मालिकों के आदेश पर उन्हें 15 घंटे तक लगातार काम करना पड़ता है। दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कारखानों में जाने पर हमें पता चलता है कि बड़ी संख्या में हमारे बाल श्रमिक है उनकी छातियाँ बैठी हुई है और हड्डियों पर जाल पड़े हुए हैं। क्या हड्डियों के जाल क्या पतले हैं जिसके कारण उनमें दुर्बलता दिखाई देती है। बाल श्रमिकों की एक बड़ी संख्या छोटे कमरे में अमानवीय स्थितियों और अस्वास्थ्यकर वातावरण में रहती है। कि बाल श्रमिक कहाँ रहेंगे कहाँ पे, तो उनके पास कोई प्रॉपर घर तो होते नहीं है। तो उनके क्या छोटे छोटे कमरे होते हैं जिसमें कम से कम 10 से 12 बच्चे साथ साथ रहते हैं। तो ये एक तरह की अमानवीय स्थितियाँ हैं, अस्वास्थ्यकर वातावरण है। इसमें क्या होता है, इनमें से अधिकांश बच्चे बहुत ही निर्धन परिवारों से होते हैं। वे विद्यालय छोड़े हुए होते हैं या कभी भी विद्यालय गए हुए नहीं होते। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। वे अत्यंत खतरनाक स्थितियों में काम करते हैं। जोखिम भरी स्थितियाँ उन्हें नुकसान पहुँचाती है। क्या जोखिम भरी स्थितियाँ क्या होती हैं, उन्हें नुकसान पहुँचाती है। बच्चों को फेफड़ों की बीमारियां, तपेदिक, आँख की बीमारियां, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कमर के दर्द ये होते हैं। कुछ अग्नि दुर्घटनाओं में घायल हो जाते हैं। कुछ हमारे बाल श्रमिक क्या होते हैं, अग्नि दुर्घटनाओं में घायल हो जाते हैं। कई हमारे 20 वर्ष की आयु में ही नौकरी करने योग्य नहीं रहते, मतलब इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि 20 साल के होते हैं और वो बूढ़े लगने लगते हैं। यदि वे घायल या अपंग हो जाते हैं तो मालिकों के द्वारा उन्हें निर्दयतापूर्वक निकाल दिया जाता है कि भैया क्यों, क्योंकि उनके काम के तो रहते नहीं। अब बात करते हैं बाल श्रम को उन्मूलन हेतु क्या क्या प्रयास किए गए। बाल श्रम की समस्याओं का सामना करने के लिए अनेक संवैधानिक और विधिक उपबंधों का निर्माण किया गया। भारत सरकार ने अपनी जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं उनके अतिरिक्त बाल श्रम से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ है मतलब ILO, उसकी 6 प्रवसिद्धियाँ हैं
प्रस्विदाओं मतलब जो उनके कन्वेंशंस होते हैं उन पर भी हस्ताक्षर किए। तो भारत सरकार के द्वारा बाल श्रम के बहिष्करण के लिए कार्यक्रमों के लिए आयोग से सहायता मिलती है। अब भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में यह व्यवस्था की गई है। क्यों? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में व्यवस्था की गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान या अधिक कठिन रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। अब तो कहीं भी नहीं लगाया सकता, किसी भी में क्या, कहीं पे भी। राज्य नीति के निर्देशात्मक नियमों के अनुसार अनुच्छेद 39D और 35C राज्य से मांग करते हैं कि राज्य यह सुनिश्चित करे, ये 39 ही है, ये 35 नहीं है, ये भी 39 ही है, 39 ही है, ये ध्यान रखना, ये 35 नहीं है, 39 ही है। तो ये दोनों क्या करते हैं, राज्य से ये मांग करते हैं कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि श्रमिक व्यक्तियों, महिलाओं और छोटे आयु के बच्चों की शक्ति और स्वास्थ्य का उल्लंघन नहीं होना चाहिए तथा नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता कि वे अपनी आयु और शक्ति के से अनुपयुक्त व्यवसाय का चयन करें, और बच्चों को यह अवसर सुविधाएं प्रदान की जाती है कि वे अपने आसपास स्वस्थ वातावरण, स्वतंत्र और अखंड परिस्थितियों में विकास कर सके ताकि उनकी बाल्यावस्था तथा युवावस्था को शोषण और मानसिक और साधन परित्याग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान हो सके। संविधान का जो अनुच्छेद 45 है यह व्यवस्था उपलब्ध कराता है कि राज्य अपने अस्तित्व में आने के 10 वर्षों में 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास करेगा। भारत में कारखानों में कार्यरत बच्चों के रोजगार हेतु पहला विनियामक कानून 1881 में बनाया था। पहला कारखाना अधिनियम 1891 में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु को 9 वर्ष कर दिया, जबकि 1881 में इसे 7 वर्ष रखा गया था। ये 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बच्चा माना गया था, जबकि 1891 में इसे 9 वर्ष कर दिया गया। तब बाल श्रमिक द्वारा किए गए कार्य की अवधि को 7 घंटे कर दिया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने फैक्ट्री अधिनियम 1948 द्वारा कारखानों, खानों और अन्य कठिन कार्यों में 14 वर्ष के आयु के बच्चों को कम आयु के बच्चों को रोजगार देने पर प्रतिबंध लगा रखा है। बात करें हमारी जो नीति है 1987 की राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, इसकी क्या प्रावधान है? तो बाल श्रम निषेध नियम अधिनियम 1986 पहला कानून विस्तृत कानून है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को व्यवस्थित उद्योगों, अन्य कठिन औद्योगिक व्यवसायों जैसे हमारे बीड़ी और कालीन निर्माण, माचिस निर्माण, बम और पटाखे, इनमें रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाता है। इन्हें अधिनियम की जो अनुसूची है इसमें भाग क और ख में सूचीबद्ध किया गया है। 1986 के अधिनियम का खंड 5 बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति के गठन का सुझाव देता है ताकि अधिनियम की अनुसूची में व्यवसायों और प्रकरणों को सम्मिलित करने के लिए केंद्र सरकार को सुझाव दिया जा सके। समिति में एक अध्यक्ष और ऐसे सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होती। इनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। तो एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन होगा जिसमें क्या कि एक तो अध्यक्ष होगा और 10 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे। अब बात करें कारखानों और खानों और परिसंकटमय नियोजन है, तो ऐसी जगह जहाँ दिक्कत हो सकती तो वहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को रोकना और नियोजन में बालकों की कार्य स्थिति को नियंत्रित करना भारत सरकार की एक नीति है। बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है और यह अधिनियम की अनुसूची के भाग क और ख में सूचीबद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। यह अधिनियम अन्य नियोजनों जो हमारे बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रतिषेध नहीं है, उनमें बालकों की यथास्थिति को भी नियंत्रित करता है। बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा या बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा 1987 में की गई थी और यह नीति वैधानिक कार्य योजना पर ध्यान केंद्रित करती है जहां संभव हो वहां बच्चों के लाभ हेतु सामान्य विकास कार्यक्रम, दिहाड़ी रोजगारों में कार्यरत बच्चों के उच्च घनत्व क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्य परियोजनाएं इस नीति को परिधि में लेके आती है। अब बात करें हमारी परियोजना आधारित कार्य योजना के अंतर्गत 7वें पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसके दौरान 12 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं शुरू की गई थी और इन 12 राष्ट्रीय बाल परियोजनाओं को इस क्षेत्र में लागू किया गया। मतलब कहाँ का?
आंध्र प्रदेश के जगमपेट और मरकपुर में, बिहार के गढ़वा में, मध्य प्रदेश के मंदसौर में, महाराष्ट्र के ठाणे, उड़ीसा के संबलपुर, राजस्थान का जयपुर, तमिलनाडु का शिवकाशी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भदोई, मुरादाबाद, अलीगढ़ और फिरोजाबाद। विद्यालयों की स्थापना हमारे एनसीईआरटी नीति का एक मुख्य घटक रहा है। यह विद्यालय रोजगार से हटाए गए बच्चों को गैर औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषण, वर्तिका, स्वास्थ्य सुरक्षा इत्यादि उपलब्ध कराता है। विशेष विद्यालयों की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि ये काम करने वाले बच्चे अनेक सामाजिक वर्गों से आते हैं, जिनमें विभिन्न क्षमताएं और अनुभव होते हैं। जिन्हें क्या सामान्य विद्यालय इनकी विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप अनुरक्षित नहीं कर सकते। विशेष विद्यालय इन कार्यरत बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिलाने में उपयोगी होते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा अगस्त 1994 में एक योजना की घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार सभी कठिन रोजगार का क्षेत्रों में काम करने वाले बच्चों को वर्ष 2000 तक बाल श्रम से बाहर निकालना था। और इस कार्यक्रम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम के अनुसार 12 सतत परियोजनाओं के अतिरिक्त 64 क्षेत्र आधारित परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को 13 राज्यों में 100 जिलों में विस्तारित किया गया था। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्यमान 100 बाल श्रम परियोजनाओं को निरंतर चलाने के लिए सरकार ने अनुमोदन दे दिया था। क्या 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्यमान जो 100 बाल श्रम परियोजनाएं थी, इनको निरंतर चलाने के लिए सरकार ने अनुमोदन दे दिया था। सरकार ने 150 अतिरिक्त बाल श्रम परियोजनाओं की स्थापना के लिए भी स्वीकृति दे दी थी। इसलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम को 20 राज्यों के 250 जिलों में लागू किया जाएगा और सभी 150 अतिरिक्त जिलों को निर्धारित कर दिया गया और नए निर्धारित जिलों में योजना को कार्यान्वित करने के प्रयास पहले से ही किए जा रहे हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए व्यय की जो पिछली योजना है की अवधि में 250 करोड़ रुपए से 667 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया। इंडस परियोजना में श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंशदान सहित बताया जा रहा है। अब निष्कर्ष के रूप में देखें, काफी बड़ा ऐसे हो गया। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रयासों के बावजूद आज भी बाल श्रम की समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुआ है। अतः सरकारी प्रयासों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रयासों द्वारा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक जो योजनाएं हैं उनके सटीक क्रियान्वयन द्वारा बाल श्रम की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। तो काफ़ी बड़ा ऐसे था। तो ये हमारे क्या है, आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े ऐसे भी होते हैं क्या। तो ये हमारे तीनों के तीनों ऐसे यूपीएससी के ऐसे थे, मतलब आपको बेहतर कंटेंट के लिए बनाए गए ऐसे थे। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रूपरेखा इसी तरह से बनानी होगी। तो छोटा ऐसे भी आपको इसी तरह से बनाना होगा, बड़ा ऐसे तो ये कंप्लीट है ही, क्यों, क्योंकि यूपीएससी के ऐसे हैं। और ये क्या बेस्ट ऐसे हैं। बेस्ट ऐसे का मतलब ये है कि जो हमारे टॉपर्स हैं, तो टॉपर के द्वारा बनाए गए ऐसे थे, तो ये आपको बेहतर ऐसे लिखने में सहयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि थोड़ा बहुत ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।